नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान में पंचायती राज टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले क्लास की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो राजस्थान में पंचायती राज में हम लोगों ने राजस्थान में पंचायती राज के कितने स्तर, 3 स्तर की चर्चा कर रहे थे और उसमें से राजस्थान में पंचायती राज का पहला स्तर कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था और वो पढ़ लिया था साथियों कौन सा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में तो मैं आशा करता हूं सारी बातें आपने पिछली क्लास में ही पढ़ ली थी। आशा करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। लेकिन साथियों, आपको पता होगा कि हमने शुरुआत में ही आपके सामने ये बोला कि राजस्थान में भी वर्तमान में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। अब राजस्थान में 3 स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन 73वें संशोधन ने यह प्रावधान कर रखा है कि तीनों स्तर पर गठन करना तो कोई बाध्यता है नहीं। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती स्तर का गठन करने का कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन राजस्थान में जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो राजस्थान में तीनों स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो रहा है, जिसमें नंबर 1 स्तर तो साथियों आपने पढ़ लिया था ग्राम पंचायत। अब 3 स्तर जिसकी चर्चा शायद मैंने 73वें संशोधन की सिफारिशें पढ़ाते समय आपके सामने की कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 स्तर होते हैं। अब इस क्लास में हम पीछे बचे दोनों ही स्तर पर चर्चा करेंगे, अर्थात पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में विस्तृत व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थाओं का दूसरा स्तर आपके सामने चर्चा कर रहा हूं और दूसरा स्तर कौन सा है? दूसरा स्तर है दोस्तों पंचायत समिति। कौन सी समिति दोस्तों? पंचायत समिति की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि हम पंचायत समिति की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पूछ लूं कि पंचायत समिति का गठन किन किन से मिलकर होता है। जैसे आपने पढ़ा कि ग्राम पंचायत का गठन सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर होता है, उसी तरीके से पंचायत समिति का गठन, साथियों पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ ले कि पंचायत समिति का गठन किससे मिलकर होता है, तो साथियों पंचायत समिति का गठन, पंचायत समिति का गठन किन किन से मिलकर होता है? पंचायत समिति का गठन होता है प्रधान, उप प्रधान, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य वह किससे मिलकर? बीडीओ से मिलकर। पंचायत समिति का गठन प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व बीडीओ से मिलकर किसका गठन होता है दोस्तों? पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो प्रश्न कोई आपसे पूछ ले कि पंचायत समिति का गठन किससे मिलकर होता है, तो आपको पहली बात तो बतानी है साथियों कि पंचायत समिति का गठन प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और बीडीओ से मिलकर होता है। क्लियर? ये पंचायत समिति के गठन में क्या होते हैं? भागीदार होते हैं। अर्थात पंचायत समिति की जब भी बैठक होती है ना साथियों, तो उसमें प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों की गणपूर्ति देखी जाती है। क्लियर? पंचायत समिति के सभी वयस्क मतदाताओं की गणपूर्ति नहीं देखी जाती है। सारे के सारे वयस्क मतदाता गठन में भागीदार नहीं है। मैंने आपको बता दिया किन किन से मिलकर गठन होता है। लेकिन साथियों अब देखिएगा, यहां से जो प्रश्न पूछेगा ना वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि पंचायत समिति का गठन किन किन से मिलकर होता है, वो तो सारी बातें पता चल गई। लेकिन साथियों आपको भली भांति पता होगा कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य भी होते हैं। पंचायत समिति में कैसे सदस्य होते हैं दोस्तों? पदेन सदस्य भी होते हैं। यानी पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? अगर प्रश्न आपसे यह पूछ ले कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। अब पदेन का मतलब पहली बात तो सुन लेना, पदेन शब्द का अर्थ क्या होता है? पदेन का मतलब होता है पहले से उनके पास एक पद होने के नाते दूसरा पद धारण करना पदेन कहलाता है। पहले से उनके पास एक पद होने के नाते दूसरा पद धारण करना ही पदेन कहलाता है। तो पंचायत समिति में पदेन सदस्य होते कौन कौन है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, पदेन सदस्यों में नंबर 1 याद रखना साथियों, वो ध्यान रखना उस पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच। ध्यान से सुनना, मैं सरपंच लिख रहा हूं तो सरपंच अकेला नहीं होता है पंचायत समिति के पदेन सदस्य। तो एक पंचायत समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायतें आ सकती है साथियों,
लेकिन उस पंचायत समिति में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती है ना, उन सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच जो होंगे वो सारे के सारे सरपंच इस पंचायत समिति के क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात और कौन होंगे साथियों, दूसरी बात जरा ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात, पदेन सदस्य होंगे कौन, उस पंचायत समिति का विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक, यानी कि एमएलए। ध्यान से सुनना, है ना, उस पंचायत समिति की विधानसभा क्षेत्र का विधायक, यानी संबंधित विधानसभा क्षेत्र का विधायक उस पंचायत समिति का पदेन सदस्य होगा। और नंबर तीसरा कौन होगा साथियों, नंबर तीसरा होगा लोकसभा का सदस्य। कौन होगा, लोकसभा का सदस्य अर्थात सांसद। कौन होगा, सांसद। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि सांसद प्रत्येक पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता नहीं है। आप कहते तो किसका होता है फिर सांसद, सांसद पदेन सदस्य कौन सी पंचायत समिति का होगा, यह बहुत विशेष बात है, आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। सांसद कौन सी पंचायत समिति का पदेन सदस्य होगा, तो साथियों अच्छे से याद रख लेना, सांसद होगा जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में, ध्यान से सुनना, जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या है, नाम है। ध्यान से सुन लेना, जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या है, नाम है, उसी पंचायत समिति का पदेन सदस्य होगा कौन, लोकसभा का सदस्य। तो आपसे पूछ ले कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के पदेन सदस्य होता है सरपंच, है ना। अब सरपंच एक नहीं होता है, उन सभी ग्राम पंचायतों में आने वाले सरपंच, उस पंचायत समिति में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच होंगे। दूसरा कौन होगा, विधायक होगा, है ना। और विधायक किसका होगा, संबंधित पंचायत समिति के विधानसभा क्षेत्र का विधायक, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य हो सकता है साथियों, है ना, लेकिन लोकसभा का सदस्य उसी पंचायत समिति का पदेन सदस्य होगा जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या होगा, नाम होगा साथियों। जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या होगा, नाम होगा, उसी का वो क्या कहलाएगा, पदेन सदस्य। तो आप अच्छे से याद रख लेना कि ये पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। आपसे प्रश्न निश्चित रूप से यहां से पूछने का तरीका ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति के पदेन सदस्य नहीं है या है, सही कूट को छांटिए। ऐसा करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से याद रख लेना कि पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। अब आपको यह तो पता चल गया पदेन सदस्य होते कौन कौन है, ठीक है साथियों। लेकिन दोस्तों अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये पदेन सदस्य कर क्या सकते हैं, है ना। अब मैं आपके सामने नोट लगाकर लिख रहा हूं कि ये पदेन सदस्य कर क्या सकते हैं साथियों, तो अच्छे से सुन लेना। ये पदेन सदस्य क्या कर सकते हैं, ये पदेन सदस्य पंचायत समिति की बैठकों में, ध्यान से सुनना, पदेन सदस्य पंचायत समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। पंचायत समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्या, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कब मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जब प्रधान उप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उप प्रधान को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस समय जब मतदान होगा तो ये पदेन सदस्य उस समय मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रख लेना कि ये पंचायत समिति के पदेन सदस्य पंचायत समिति की बैठकों में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन ये पंचायत समिति के पदेन सदस्य है ना, जो ये आपके क्या नहीं कर सकते हैं, मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल बैठकों में भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य होते कौन कौन है और पंचायत समिति के पदेन सदस्यों को अधिकार क्या क्या है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखिएगा, आपके सामने अगली बात करूं तो अगली बात यह है कि अगर पंचायत समिति का गठन करना है, अगर पंचायत समिति का गठन करना है दोस्तों, तो एक पंचायत समिति का गठन करने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या चाहिए। जैसे आपने ग्राम पंचायत के गठन में पढ़ा था पिछली क्लास में साथियों, क्या पढ़ा था कि एक ग्राम पंचायत का गठन करना है तो न्यूनतम जनसंख्या चाहिए 3000।
न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए? 3000। 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। लेकिन अब आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि अगर मान लीजिएगा राजस्थान में एक पंचायत समिति गठन करना है तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम? तो अच्छे से याद रख लेना कि राजस्थान में न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है। हाँ, गठन किया जा सकता है, यह ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अगर राजस्थान में एक पंचायत समिति बनानी है तो कम से कम जनसंख्या कितनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति गठन किया जा सकता है। अब ध्यान से सुन लेना यहां पर कि जैसे ही 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया है ना, तो इस पंचायत समिति में न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति बनते ही न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? तो साथियों अच्छे से याद रख लेना कि इस जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड, सीधा ही लिख देता हूं मैं साथियों, न्यूनतम वार्ड का मतलब न्यूनतम भाग। हां, न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 15 होंगे। न्यूनतम वार्ड कितने होंगे साथियों? 15 होंगे। तो 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति गठन किया जा सकता है। जैसे ही 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति बनी तो न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? न्यूनतम वार्ड होंगे दोस्तों 15। कितने होंगे? 15। और आगे ध्यान रखना कि 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर, हाँ 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर, 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर क्या किया जा सकता है? 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। ये आप अच्छे से याद रख लेना। ये पंचायत समिति के गठन का क्या होता है? प्रारूप होता है ना, कि अगर राजस्थान में एक पंचायत समिति गठन करना है तो न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए? 1 लाख, है ना। 1 लाख की जनसंख्या पर आप एक पंचायत समिति गठन कर सकते हो। जैसे ही 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति बनेगी, न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? न्यूनतम वार्ड होंगे साथियों 15। और जैसे ही 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ी तो 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर कितने वार्ड जोड़े जा सकते हैं साथियों? 2। तो इस जनसंख्या को आधार मानते हुए आप क्या कर सकते हो? पंचायत समिति का गठन कर सकते हो। क्लियर दोस्तों? ये तो गठन की बात याद रखना। अब हम बात करते हैं साथियों पंचायत समिति में बैठक की। किसकी बात करते हैं? बैठक की, कि पंचायत समिति में बैठकें कितनी होती है ना, बैठकें कितनी होती है। तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, पंचायत समिति में बैठकों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 बातें, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मैं राजस्थान की बात बताऊंगा, लेकिन 73वें संशोधन ने क्या कहा वो भी पहले सुन लीजिएगा। 73वें संशोधन ने तो पंचायत समिति की बैठकों के बारे में एक ही बात बताई, और वो क्या बात बताई साथियों? वो बताई न्यूनतम 2 माह में एक बैठक करना जरूरी है। न्यूनतम 2 माह में कितनी बैठक करना जरूरी है? 1। हाँ, तो वो तो न्यूनतम 2 माह में 1 होनी चाहिए, लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में कितनी हो रही है साथियों? तो राजस्थान में 1 माह में 1 बैठक हो रही है। ध्यान से सुन लेना, 1 माह में कितनी बैठक हो रही है? 1। ये बैठक की बात याद रखना। फिर आपसे पूछ ले कि पंचायत समिति की गणपूर्ति कितनी होती है साथियों? पंचायत समिति की गणपूर्ति या क्वारम कितना होता है? तो अच्छे से याद रख लेना दोस्तों कि पंचायत समिति का भी गणपूर्ति या क्वारम 1/3 ही होता है। ग्राम पंचायत का भी गणपूर्ति या क्वारम 1/3 ही होता है, तो पंचायत समिति का भी गणपूर्ति या क्वारम कितना होता है? 1/3 ही माना जाता है। क्लियर? तो ये क्वारम या गणपूर्ति 1/3 होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात आपसे करूं मैं आपके सामने, तो आपसे पूछ ले पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना कि पंचायत समिति का मुखिया कौन होगा साथियों? पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है।
मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। अब यहां पर अच्छे से सुन लीजिएगा एक बात, वो क्या सुनना कि प्रधान और उप प्रधान का चुनाव दोनों का ही साथियों, प्रधान व उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है साथियों, बताओ देखें। प्रधान व उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है? प्रधान व उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। किसका चुनाव? प्रधान व उप प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? अब होता तो चलो अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब प्रधान व उप प्रधान का चुनाव सीधा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया जाता है। तो आप मेरे सामने यह भी तो सवाल खड़ा करोगे कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव तो होता है, लेकिन चुनाव करेगा कौन फिर, है ना? तो साथियों इनका चुनाव पंचायत समिति के सदस्य, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। करता कौन है? पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य बहुमत के आधार पर करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य बहुमत के आधार पर करते हैं। किस आधार पर करते हैं दोस्तों? बहुमत के आधार पर करते हैं। बहुमत के आधार का मतलब क्या हुआ? मान लीजिएगा मैंने कहा एक पंचायत समिति बनी, तो अभी आपने पढ़ा कि न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 15। अब वो 15 सदस्य होंगे पंचायत समिति के साथियों। अब उन्हीं 15 सदस्यों में से एक को तो बनाए प्रधान और एक को बनाना है उप प्रधान। उन्हीं 15 सदस्यों में से एक तो क्या बनेगा? प्रधान, और एक क्या बनेगा साथियों? उप प्रधान बनेगा। हाँ ठीक है ना? तो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधान और उप प्रधान सीधा जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। प्रधान और उप प्रधान भी पहले चुनाव लड़े हैं, लेकिन पहले चुनाव किसके रूप में लड़ते हैं साथियों? पहले चुनाव लड़ते हैं किसके रूप में? पंचायत समिति के सदस्य के रूप में। किसके रूप में चुनाव लड़ते हैं? पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ते हैं पहले, है ना? और फिर पंचायत समिति के सदस्यों में से ही एक प्रधान बनेगा, एक उप प्रधान। आपको पता होगा दोस्तों कि पंचायत समिति के सदस्यों में राजनीतिक दल भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक दल भाग लिए तो मान लो एक पंचायत समिति बनी जिसमें मेंबर कितने होंगे? 15 होंगे। कितने होंगे? 15। अब उस 15 में से मान लीजिएगा 8 कांग्रेस या 8 भाजपा के जीतते, तो प्रधान भाजपा या प्रधान और उप प्रधान भाजपा या कांग्रेस का बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 15 में से 8 जिसके पक्ष में रहेंगे ना, वही प्रधान और उप प्रधान बनेगा। तो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं साथियों। सीधा प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव नहीं होता है। क्लियर? लेकिन अब आप पूछोगे कि चलो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, लेकिन हमारे को यह बताइएगा कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो साथियों पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव तो जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है। हाँ, तो ये सुन लेना, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो पंचायत समिति के सदस्य तो है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं, और वही पंचायत समिति के सदस्य फिर मिलकर अपने में से ही एक को प्रधान बनाएंगे और एक को क्या बनाएंगे? उप प्रधान बनाएंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे कि फिर चुनाव तो चलो प्रधान और उप प्रधान का तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन ये चुनाव लड़ने के लिए इनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को पंचायत समिति के सदस्य चुनाव लड़ने दिया जाता है? अब यहां पर जो योग्यता होगी ना साथियों, वो होगी पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यता। प्रधान की योग्यता नहीं बताऊंगा मैं, पंचायत समिति सदस्यों की योग्यता बताऊंगा। आप कहते क्यों? क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, सबकी योग्यता एक समान ही होती है। और आप कहते हो एक समान क्यों होती है? एक समान इसलिए होती है साथियों कि पंचायत समिति के सदस्य के रूप में पहले प्रधान चुनाव लड़ा है।
प्रधान जो चुनाव लड़ा है साथियों वो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में लड़ा है। और इसीलिए योग्यता हम किसकी बात करेंगे साथियों, योग्यता हम बात करेंगे पंचायत समिति के सदस्यों की। किसकी बात करेंगे, पंचायत समिति के सदस्यों की बात करेंगे हम योग्यता के आधार पर। तो कैसी योग्यता रखने वाला सदस्य है जो पंचायत समिति का चुनाव लड़ सकता है, तो पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यताएं। पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यताएं। अब योग्यताएं उल्लेख कौन से आर्टिकल में आपने पढ़ ही रखा है, अनुच्छेद 243 एफ में। ठीक है, अब यहां पर भी एक बात अच्छे से सुन लेना साथियों कि 73वें संशोधन ने इनकी योग्यता के बारे में क्या बोला था। 73वें संशोधन ने इनकी योग्यता के बारे में केवल एक ही लाइन बोली थी, वो बोली थी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। बाकी योग्यताओं का निर्धारण राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, बाकी की योग्यताओं का निर्धारण है जो कौन करेगा, बाकी की योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। तो अब राजस्थान में किन किन योग्यताओं का निर्धारण कर रखा है 21 वर्ष के अलावा, है ना। राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है, तो राजस्थान में नंबर 1 योग्यता है उस पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। पहली योग्यता ध्यान रखना, उस पंचायत समिति की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। हाँ, उस कौन सी पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए साथियों, कौन सी पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, जिस पंचायत समिति के वो जिस पंचायत समिति से वो पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ रहा है ना, उसी पंचायत समिति की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। पहली बात। दूसरी योग्यता क्या है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु अभी मैंने आपको बताई, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों, 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। नंबर तीसरी योग्यता अभी घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। घर में सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। हाँ, यह भी योग्यता है, ध्यान रखना। और नंबर चौथी योग्यता आपने कल पढ़ी थी 27 नवंबर 1995 के बाद, 1995 के बाद क्या नहीं होना चाहिए, संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। कब के बाद, 27 नवंबर 1995 के बाद। आज की तिथि में योग्यता यह है। अब एक योग्यता आपको पता है कि 2014 में गुलाब चंद कटारिया समिति की सिफारिश पर जुड़ी थी। आप कहते तो कौन सी जुड़ी थी, शिक्षा 10वीं पास होना चाहिए। यहां पर अगर पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ना है तो शिक्षा कितनी पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। यह 2014 में योग्यता जुड़ी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि 2019 में अशोक गहलोत की सरकार ने 2019 में अशोक गहलोत की सरकार ने उस योग्यता को हटा दिया। तो आज की तिथि में वो योग्यता नहीं है, अशोक गहलोत सरकार हटा चुकी है ना। ये बात आप अच्छे से याद रख लेना। तो अशोक गहलोत सरकार ने 2019 में हटा दिया, इसीलिए मैंने अब यहां पर कोई शिक्षा की योग्यता नहीं लिखी है। वर्बली आपको बता देता हूं कि हाँ 2014 में जुड़ी थी, 2019 में हटा दी। क्योंकि मैंने कहा ना 21 वर्ष के अलावा जो भी ये योग्यता है ना, ये राज्य के विधानमंडल की इच्छा पर ही निर्भर करती है। जोड़े हटाए वो राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। क्लियर दोस्तों। तो ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ेगा। चुनाव कैसे होगा, मैंने पहले ही बता दिया। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होगा और फिर पंचायत समिति के सदस्य मिलकर अपने में से ही बहुमत के आधार पर प्रधान और उप प्रधान का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। और प्रधान और उप प्रधान का चुनाव कैसे होगा साथियों, तो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। प्रधान और उप प्रधान का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। अब चुनाव हो गया, योग्यता हो गई। अब शपथ, त्याग पत्र और वेतन की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं साथियों, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, है ना। और पहले ही कहां पर कि शपथ कौन दिलाता है, एसडीएम है तो एसडीएम, नहीं तो बीडीओ दिलाएगा। दूसरा, प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को। और प्रधान का वेतन कितना होता है, 7,500 रुपए।
तो शपथ, त्यागपत्र और वेतन तो मैंने 73वें संशोधन की सिफारिश पढ़ाते समय आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। लेकिन साथियों एक बात है ना, वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पर, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो क्या है कि आपने ग्राम पंचायत पढ़ी तब तो मैंने तीनों के बारे में बोला था कि चाहे सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच, किसी में भी पूछ ले कि सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो तीनों की क्या बताना, सरपंच। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच तीनों ही अपना त्याग पत्र किसको देंगे, सॉरी हाँ, बीडीओ को देंगे। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच तीनों ही अपना त्याग पत्र बीडीओ को देंगे। लेकिन यहां पर एक बात तो आपने अच्छे से पहले से ही पढ़ रखी है कि साहब प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को। लेकिन दोस्तों आपसे कोई प्रश्न ये पूछ ले कि मेरे को तो पहले ये बताइएगा कि उप प्रधान और जिला पंचायत समिति के सदस्य अगर अपना त्याग पत्र देना चाहिए तो क्या वो भी जिला प्रमुख को देंगे, नहीं। तो पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान तो अपना त्याग पत्र देंगे प्रधान को, और प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा, जिला प्रमुख को। यह बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। त्याग पत्र के बारे में थोड़ी सी अलग बात है इसलिए बता रहा हूं। यहां पर लिख देता हूं आपके सामने कि पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसको, अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं, और प्रधान अपना त्याग पत्र किसको, जिला प्रमुख को देता है। क्लियर दोस्तों, ये बात बहुत अच्छे से आप याद रख लेना त्याग पत्र के बारे में। क्लियर। और अब मैंने कहा चुनाव पढ़ लिया, योग्यता पढ़ ली, त्याग पत्र पढ़ लिया, शपथ पढ़ ली, कार्यकाल पढ़ ही लिया था पहले 5 वर्ष, आपको पता ही है शुरुआत में 73वें संशोधन की सिफारिश पढ़ते समय। और क्या पढ़ लिया आपने, और वेतन पढ़ लिया। तो अब अंतिम बात रह गई साथियों, वो रह गई हटाने की प्रक्रिया। और मैंने आपको हटाने की प्रक्रिया पढ़ाते समय भी बोला था, अरे भैया हटाने की प्रक्रिया पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। कहां पर, सरपंच को हटाने की प्रक्रिया आपने पढ़ी थी। और सरपंच को हटाने की प्रक्रिया पढ़ाते समय ही मैंने आपके सामने स्पष्ट अक्षर में, स्पष्ट शब्दों में बोला था। और वो क्या बोला था कि जिस प्रक्रिया से सरपंच को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से प्रधान को भी हटाया जाता है, और उसी प्रक्रिया से जिला प्रमुख को भी हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया तीनों की ही क्या है, एक समान है। तो हटाने की प्रक्रिया के आगे एक ही लाइन लिखनी है अपने, वो है सरपंच के समान। हटाने की प्रक्रिया किसके समान दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया है सरपंच के समान। क्लियर। ये बात बहुत अच्छे से आप याद रख लेना हटाने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो हटाया कैसे जाता है दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, हटाने की प्रक्रिया सरपंच के समान। यानी जो प्रोसेस सरपंच को हटाने के काम आएगा वो प्रधान को हटाने के काम आएगा। पहली सीधी सी बात है कि अगर एक बार निर्वाचित हुआ तो अगले 2 वर्ष तक हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। फिर हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन 1/3 का। फिर अगर हटाने का प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित हो गया तो प्रधान अपने पद से हट जाएगा। और अगर असफल हो गया तो अगले 1 वर्ष तक और कोई हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। और फिर कार्यकाल के अंतिम वर्ष में और कोई हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तो पूरे ही 5 वर्ष के कार्यकाल में इसके खिलाफ भी हटाने का प्रस्ताव मात्र कितनी बार आएगा दोस्तों, केवल 2 बार आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से प्रधान को हटाया जाता है। क्लियर। और अब अंतिम बात कर रहा हूं साथियों, नोट लगा के लिख रहा हूं पंचायत समिति के बारे में, फिर आपका दूसरा स्तर पंचायत समिति भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और वो क्या लिख रहा हूं, वर्तमान में राजस्थान में, आज की तिथि में जब तक मैं पढ़ा रहा हूं इसमें, हाँ, वर्तमान में राजस्थान में कितनी 352 पंचायत समितियां है।
कितनी पंचायत समितियां हैं दोस्तों? 352 पंचायत समितियां हैं आज की तिथि में, अच्छे से याद रख लेना। तो वर्तमान में आज की तिथि में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? 352, 352 पंचायत समितियां हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तब यह आंकड़ा है ना, यह आंकड़ा परिवर्तित होता रहता है साथियों, इसलिए आपको भी लेटेस्ट अपडेट से जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है ना, क्योंकि इस आंकड़े में परिवर्तन अभी अभी हुआ है। पहले 295 ही थी, बढ़कर 352 हुई है। यह नई पंचायत समितियों का गठन अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया है। पहले 295 295 पंचायत समितियां थी, बढ़कर 352 गई। तो आज की स्थिति में 352 पंचायत समितियां देखने को मिलती है। तो ये होता है आपके राजस्थान में पंचायती राज का दूसरा स्तर कंप्लीट साथियों। और दूसरा स्तर कौन सा? पंचायत समिति। दूसरा स्तर कौन सा? पंचायत समिति। पहला स्तर आपने ग्राम पंचायत पढ़ लिया, दूसरा स्तर हमने पढ़ लिया पंचायत समिति। तो अब सारी बातें पहले तो पंचायत समिति के बारे में लिख दीजिएगा, फिर हम तीसरे स्तर की भी चर्चा करेंगे। तो साथियों हेडिंग लगा दो, दूसरा स्तर है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति, दूसरा स्तर पंचायत समिति। लिखो नंबर 1 बात पंचायत समिति के बारे में। पंचायत समिति का गठन नंबर 1 बात लिखो दोस्तों, पंचायत समिति का गठन प्रधान, प्रधान, उप प्रधान, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य व बीडीओ से मिलकर होता है। प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व बीडीओ से मिलकर होता है। किसका गठन मेरे साथियों? पंचायत समिति का गठन। ठीक है, नंबर दूसरी बात लिखिएगा, वो लिखना पंचायत समिति में पदेन सदस्य, पंचायत समिति में पदेन सदस्य, पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? नंबर 1 लिखो। अब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिखना, केवल सरपंच मत लिखना, क्योंकि केवल सरपंच लिखोगे आपके समझ में नहीं आएगा। पदेन सदस्यों में नंबर 1 लिखो, उस पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच। पदेन सदस्यों में नंबर 1 लिखना दोस्तों, उस पंचायत समिति की, उस पंचायत समिति में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सरपंच। नंबर 2 लिखो, संबंधित पंचायत समिति का विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक, संबंधित पंचायत समिति की विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक। और नंबर 3 लिख दो साथियों, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। लेकिन साथियों लोकसभा का सदस्य प्रत्येक पंचायत समिति का मैंने आपको बता दिया पदेन सदस्य नहीं होता है। तो किसका होता है? तो कोष्टक में लिख दो, जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका नाम होता है, जिस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या होता है? नाम होता है, उसी का वो पदेन सदस्य कहलाएगा। मतदाता सूची में उसका क्या होता है? नाम होता है। क्लियर? ये सारे होते हैं पंचायत समिति में क्या? पदेन सदस्य। अब ये पदेन सदस्य कर क्या सकते हैं? तो नोट लगा कर लिखिएगा दोस्तों, नोट लगा कर लिखना, ये पदेन सदस्य, ये पदेन सदस्य पंचायत समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, पंचायत समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं पंचायत समिति में पदेन सदस्य। नेक्स्ट लिखेगा दोस्तों अगली बात, वो लिखो, अब गठन कैसे होता है, जनसंख्या का आधार है, वो लिख दीजिएगा। वो लिखना साथियों, राजस्थान में न्यूनतम, राजस्थान में न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर
राजस्थान में न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है। न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखना कंटिन्यू करके, इस जनसंख्या पर, इस कौन सी 1 लाख की, हाँ कंटिन्यू करके लिखना दोस्तों, इस जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड कितने, इस जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड 15 होंगे। इस जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड होंगे 15 होंगे। और आगे कंटिन्यू करके लिखना दोस्तों, 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। क्लियर? तो पहले तो गठन करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख चाहिए, 1 लाख पर बनी तो वार्ड होंगे 15, और 15,000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर कितने साथियों, 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। तो 15,000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड और। अब लिखो आप पंचायत समिति की बैठक। बैठक में लिखो साथियों, 1 माह में 1 बैठक होती है राजस्थान में। अब न्यूनतम होनी तो 2 माह में 1 चाहिए, ये तो बाध्यता है 2 माह में 1 करना, तो लेकिन राजस्थान 1 माह में 1 कर रहा है, तो लिखो 1 माह में 1 बैठक। फिर लिखो पंचायत समिति की गणपूर्ति या क्वारम। गणपूर्ति या क्वारम लिख दो साथियों 1/3। गणपूर्ति या क्वारम लिख दो 1/3, 1/3। ठीक है, फिर लिखो पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है। लिखना दोस्तों, पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है, प्रधान होता है, मुखिया प्रधान होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रधान व उप प्रधान का चुनाव, प्रधान व उप प्रधान का चुनाव कैसे होता है, तो लिखो प्रधान व उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रधान व उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कौन करता है, तो आगे कंटिन्यू करके लिखना, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर करते हैं, यानी कि सदस्य अपने में से करेंगे, किस आधार पर करेंगे, बहुमत के आधार पर करेंगे। फिर लिखो दोस्तों, अगली बात लिखो, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव, प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली बात की ओर। वो क्या है, वो लिखेगा पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यताएं। अब चुनाव तो प्रधान उप प्रधान का अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन अब चुनाव लड़ेंगे तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने दिया जाता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो योग्यता में नंबर 1 लिखो साथियों, उस पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। योग्यता का उल्लेख लिख देना, अनुच्छेद 243 F में है। अब F में योग्यता में पहली योग्यता लिखना नंबर 1, उस पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। उस पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। नंबर 2 लिखो,
न्यूनतम आयु 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। नंबर 3 लिखो, घर में शौचालय होना चाहिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। घर में शौचालय होना चाहिए। और अंतिम योग्यता लिखो साथियों, वो लिखो 27 नवंबर 1995 के बाद, 27 नवंबर 1995 के बाद संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है साथियों? चुनाव लड़ सकता है। ये उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता है। ठीक है। अब मैंने कहा आपने शपथ, त्याग पत्र और वेतन पहले ही पटका है। प्रधान को शपथ तो एसडीएम या बीडीओ दिलाता है ना। प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। प्रधान का वेतन कितना? 5,000। ये तो आपने एक वो इंडेक्स बताई थी अपन ने, उसमें सारी बातें कर चुके हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग ये है कि अगर आपको पूछ ले प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो आपने पहले ही पटका जिला प्रमुख। लेकिन पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो प्रधान को देते हैं। तो ये प्रधान त्याग पत्र के बारे में अलग लाइन है, वो लिख दीजिएगा। लिखना पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान, लिखना दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान अपना त्याग पत्र, पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं। पंचायत समिति के सदस्य व उप प्रधान अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं। और आगे कंटिन्यू करके लिखना साथियों, और प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला प्रमुख को। क्लियर। और अब लिखो हटाने की प्रक्रिया। अब हटाने की प्रक्रिया तो मैंने कहा सबकी एक समान है, तो लिख दो सरपंच के समान। यानी जो प्रोसेस आपने सरपंच में पढ़ा ना, वो का वो प्रोसेस यहां पर भी काम आएगा, हटाने की प्रक्रिया। और अंतिम बात नोट लगा कर लिख दो साथियों, वो लिख दो वर्तमान में राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं। वर्तमान में राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं। क्लियर दोस्तों। ये होता है आपका दूसरा स्तर कंप्लीट। कौन सा? पंचायत समिति। आया मामला समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो पंचायती राज कितने स्तरीय चलता है? 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत अपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, पंचायत समिति की चर्चा इसमें कर दी है। अब आपके पंचायती राज का अंतिम और तीसरा स्तर बच जाता है साथियों। कौन सा? वो होता है आपके अंतिम और तीसरा स्तर, जिसका नाम आप क्या पढ़ते हो दोस्तों? जिसका नाम आप पढ़ते हो क्या? जिला परिषद। जिसका नाम आप क्या पढ़ते हो दोस्तों? जिला परिषद। तो अब हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर पर, जिसका नाम है दोस्तों जिला परिषद। क्या नाम है? जिला परिषद। ठीक है। अब देखिएगा जिला परिषद के बारे में मैं बात करूं साथियों, तो वापस लिखता हूं एक बार। जिला परिषद के मैं बारे में बात करूं ना, तो आपने अगर पंचायत समिति को अच्छे से समझ लिया, जो अभी अपन ने चर्चा की है, अगर पंचायत समिति ढंग से समझ में आ गई है ना, तो फिर तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों। किसकी? है ना। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसकी? जिला परिषद को समझने में। अगर आपके पंचायत समिति अच्छे से समझ में आई, तो जिला परिषद में कुछ बातें अलग है, बाकी सारी बातें सेम सेम है। अब पहली बात मैं जिला परिषद की आपके सामने रखूं साथियों, क्यों पूछ लो जिला परिषद का गठन किन किन से मिलकर होता है? बताओ। अभी आपने लिखा पंचायत समिति का गठन किन किन से मिलकर होता है? प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और बीडीओ से मिलकर होता है। तो मेरे को बताइएगा जिला परिषद का गठन किन किन से मिलकर होता है? तो पहली बात तो साथियों यही याद रखना कि जिला परिषद का गठन जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख,
जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य वह क्या, वह सीईओ से मिलकर होता है। किससे मिलकर होता है दोस्तों? सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आपसे पूछ ले जिला परिषद का गठन किन किन से मिलकर होता है, तो पहली बात तो याद रखना, गठन किन किन से मिलकर होता है? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य व सीईओ से मिलकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। क्लियर? अब जैसे आपको देखा होगा कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य होते हैं, वैसे के वैसे जिला परिषद में भी क्या होते हैं साथियों? पदेन सदस्य होते हैं। जैसे पंचायत समिति में पदेन सदस्य होते हैं, वैसे जिला परिषद में भी पदेन सदस्य होते हैं साथियों। अब मेरे को बताइएगा कि जिला परिषद में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? जिला परिषद में पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं साथियों? तो नंबर एक बात तो सुन लेना अच्छे से, जिला परिषद में पदेन सदस्य कौन होंगे? तो एक जिले में बहुत सारी क्या होती है? पंचायत समितियां होती है, आपको पता होता। एक जिले में बहुत सारी क्या होती है? पंचायत समितियां होती है, और उन पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। तो उस जिले में आने वाली सभी पंचायत समितियों के प्रधान, ध्यान से सुन लेना, हाँ, उस जिले में आने वाली सभी पंचायत समितियों के प्रधान। अब एक जिले में पंचायत समितियां कहीं पर 10 है, तो कहीं पर 9 है, तो कहीं पर 8 है, तो कहीं पर 2 भी है। जैसलमेर में 2 ही पंचायत समितियां, पोखरण और जैसलमेर, है ना। तो दोनों पंचायत समितियों के जो प्रधान, सॉरी हाँ, जैसलमेर में तो वैसे साकड़ा है ना, हाँ, ये तो विधानसभा क्षेत्र 2 है। जैसलमेर में पंचायत समितियां 2 नहीं है, सॉरी, विधानसभा क्षेत्र 2 है ना, पोखरण और जैसलमेर। पंचायत समितियां तो बहुत सारी है ना। तो आपको पता होगा, मैंने कहा कहीं पर 7 होती है, कहीं पर 8 होती है, कहीं पर 10 होती है, कहीं पर 13 भी पंचायत समितियां होती है ना। तो उन पंचायत समितियां जितनी भी जिला परिषद में आती है, उन सभी पंचायत समितियों के प्रधान जो होंगे साथियों, वो सारे के सारे प्रधान उस पंचायत समिति के क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। क्लियर? नंबर दूसरा, और कौन होंगे? उस पंचायत समिति, सॉरी, उस जिला परिषद में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, है ना। उस जिला परिषद में आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, सारे के सारे विधायक, सारे के सारे विधायक, ठीक है। तो सभी विधायक, अब जैसलमेर में विधायक 2 ही है, मैंने बताया ना अभी अभियान 2 में विधायकों का बोल रहा था। तो विधानसभा क्षेत्र 2 ही है, एक तो जैसलमेर खुद और एक पोखरण। तो जैसलमेर जिला परिषद की जब भी मीटिंग होगी ना, है ना, तो वो दोनों ही विधायक पदेन सदस्य के रूप में वह भाग लेंगे। क्लियर? और नंबर तीसरी बात क्या साथियों? नंबर तीसरी बात होगा सांसद। अब सांसद लिख रहा हूं मैं यहां पर, लोकसभा का सदस्य, है ना। लोकसभा का सदस्य तो होगा ही होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है साथियों, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य कौन सी जिला परिषद का पदेन सदस्य होगा? जिस जिला परिषद की ग्रामीण मतदाता सूची में उसका क्या होगा? नाम होगा। हाँ, ग्रामीण में नाम होना चाहिए। अगर उस जिला परिषद की ग्रामीण मतदाता सूची में उसका नाम है, तो ही उसका वो क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। तो ये होते हैं आपके जिला परिषद में क्या? पदेन सदस्य। अब ये पदेन सदस्य कर क्या सकते हैं साथियों? अब आप देखते हो ये पदेन सदस्य कर क्या सकते हैं? तो ये पदेन सदस्य, अभी अभी मैंने आपको पंचायत समिति पढ़ाते समय भी बता दिया था कि ये पदेन सदस्य, पदेन सदस्य बैठकों में भाग ले सकते हैं। बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आप अच्छे से बात याद रख लेना। आई बात समझ में? तो ये पदेन सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य क्या कर सकते हैं? बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनसे मिलकर तो जिला परिषद का गठन होता है। लेकिन अब आप मेरे से प्रश्न ये पूछोगे कि जिला परिषद का गठन करना है तो यह जनसंख्या का आधार क्या माना जाएगा? फिर किस आधार पर अपने जिला परिषद का गठन होगा? तो साथियों यहां पर भी आधार है, आपको अच्छे से बता देता हूं कि राजस्थान में मान लीजिएगा एक जिला परिषद बनानी है तो कम से कम जनसंख्या कितनी चाहिए? तो दोस्तों अच्छे से याद रख लेना कि राजस्थान में न्यूनतम, राजस्थान में
न्यूनतम क्या, न्यूनतम 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर क्या एक जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। किया जा सकता है, एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम, ध्यान से सुन लेना, आपके कितनी, 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर, है ना, क्या होगा साथियों, 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। तो अगर जिला परिषद बनानी है तो कम से कम 4 लाख की, और 4 लाख की भी जनसंख्या कौन सी होनी चाहिए, आगे शब्द लिख रहा हूं, ग्रामीण जनसंख्या होनी चाहिए, शहरी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में तो नगरीय स्वशासन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो गठन किया जाता है। लेकिन अगर ग्रामीण जनसंख्या है 4 लाख की तो आप एक जिला परिषद बना सकते हो। अब जैसे ही साथियों एक जिला परिषद बनी 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर, तो इसमें न्यूनतम वार्ड कितने होंगे, तो इस जनसंख्या पर साथियों न्यूनतम वार्ड होंगे कितने, न्यूनतम वार्ड होंगे 17। न्यूनतम वार्ड कितने होंगे, 17। और आगे क्या, 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर, ध्यान से सुन लेना, कितनी जनसंख्या पर साथियों, 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर, क्या साथियों, 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान से सुन लेना। तो पहले तो गठन करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए, 4 लाख। 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जिला परिषद बनेगी। 4 लाख की जनसंख्या पर बनते ही वार्ड होंगे 17, और 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ी ना तो वार्ड जुड़ेंगे। तो हाँ, जनसंख्या 1 लाख बढ़ने पर 2 वार्ड जोड़ने के बाद। क्लियर दोस्तों, ये बात आप अच्छे से याद रखना, इस जनसंख्या को आधार मान के जिला परिषद का गठन किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं साथियों जिला परिषद की बैठक की। किसकी बात करते हैं साथियों, जिला परिषद के बैठक की चर्चा करते हैं, है ना, कि जिला परिषद की बैठक कितनी होती है। तो जिला परिषद की बैठक के बारे में भी यहां पर 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि 73वें संशोधन ने क्या कहा, और दूसरी बात राजस्थान क्या कर रहा है। अब 73वें संशोधन ने क्या कहा साथियों बैठक के बारे में, 73वें संशोधन ने कहा न्यूनतम 3 माह में एक बैठक तो होनी ही चाहिए। 73वें संविधान संशोधन ने तो कहा न्यूनतम 3 माह में एक बैठक तो होनी ही चाहिए, लेकिन राजस्थान में कितनी हो रही है साथियों, तो राजस्थान में 2 माह में एक बैठक हो रही है। हाँ, तो राजस्थान में हो रही है साथियों 2 माह में एक बैठक। क्लियर, फिर पूछ ले कि जिला परिषद की गणपूर्ति या क्वारम क्या होता है साथियों, तो गणपूर्ति या क्वारम तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का ही 1/3 ही होगा। हाँ बस, है ना, थोड़ा सा ग्राम सभा का क्वारम अलग याद रखना, ग्राम सभा पूछे तो 1/10 याद रखना, बाकी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों का क्वारम या गणपूर्ति 1/3 ही होगी। तो बैठक 2 माह में एक बार हो रही है राजस्थान में, और क्वारम या गणपूर्ति कितना 1/3 है। फिर आपसे पूछ ले कि जिला परिषद का मुखिया कौन होता है भैया, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है, तो वही बात है अभी अभी आपने पता किया ही है, जिला प्रमुख कौन होता है, जिला प्रमुख। अब आपसे पूछ ले कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, तो यहां पर प्रधान उप प्रधान पढ़ा था ना, वो सेम प्रोसेस चलता है। यहां पर जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे होता है साथियों, अप्रत्यक्ष तरीके से। कौन करते हैं, जिला परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से करते कौन है, जिला परिषद के सदस्य कौन करेंगे, जिला परिषद के सदस्य। किस आधार पर, बहुमत के आधार पर। हाँ, जिला परिषद के सदस्य बहुमत के आधार पर चुनाव करेंगे।
क्लियर? किसका? जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कौन करेंगे? जिला परिषद के सदस्य करेंगे। अब मान लो 4 लाख की जनसंख्या पर एक जिला परिषद बनी, तो कम से कम जिला परिषद के मेंबर कितने बनेंगे? 17 वार्ड होंगे, तो 17 जिला परिषद के सदस्य बनेंगे। अब जिसके पक्ष में 9 होंगे वही जिला प्रमुख और वही उप जिला प्रमुख बनेंगे, तो अप्रत्यक्ष होंगे। लेकिन जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो वो होता है साथियों प्रत्यक्ष तरीके से, याद रख लेना। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है ना। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है साथियों? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। बाकी जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? तो वो याद रखना है, अप्रत्यक्ष तरीके से कौन करते हैं? जिला परिषद के सदस्य करते हैं। क्लियर? और अब आप यहां पर याद रखना, चुनाव, शपथ, त्यागपत्र और वेतन तो मैं बता ही चुका हूं कि जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? कलेक्टर है तो कलेक्टर, नहीं कलेक्टर ऑप्शन देखे तो सीओ करना। मैंने आपको वहां पढ़ाते समय बता दिया था, और पहले ही आप पहली क्लास में पढ़ चुके होते हैं 13वें संशोधन की सिपाही से पढ़ते समय। फिर मैंने बताया जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। और जिला प्रमुख का वेतन कितना होता है? जिला प्रमुख का वेतन कितना होता है? जिला प्रमुख का वेतन होता है दोस्तों कितना? 10,000 रुपए। लेकिन यहां पर भी एक बात याद रख लेना कि अभी अभी मैंने आपको ये तो बता दिया और आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ रखा कि जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। लेकिन साथियों प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि जिला परिषद के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो जिला परिषद के सदस्य व उप जिला प्रमुख तो अपना त्यागपत्र देंगे जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। सारे के सारे त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को नहीं देते हैं, ये बहुत अच्छे से आप याद रख लेना। क्या याद रखोगे? कि जिला परिषद सदस्य, यहां पर लिख देता हूं आपके सामने, जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र किसको? जिला प्रमुख को देते हैं। और आगे याद रखना साथियों, और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है त्यागपत्र के बारे में। आया मामला समझ? अब चुनाव कैसे होता है? शपथ, त्यागपत्र, वेतन तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आप पहले कहोगे कि चुनाव तो करवा दिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कैसे व्यक्ति को जिला परिषद के सदस्य बनाया जा सकता है? तो साथियों योग्यता वही है जो अभी आपने पंचायत समिति के सदस्यों की योग्यता पढ़ी, लेकिन एक बात का अंतर है, मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है? जिला परिषद के सदस्यों की योग्यता पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जिला परिषद के सदस्य है ना, और उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख सबकी योग्यताएं एक समान ही होती है। लेकिन सबसे पहले तो याद रखना साथियों कि जिला परिषद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 एफ में है, अनुच्छेद 243 एफ में योग्यता है। अब योग्यता क्या क्या है साथियों? योग्यता है उस जिले की, पहली योग्यता याद रखना, उस जिले की ग्रामीण मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। हाँ, ग्रामीण मतदाता सूची में क्या होना चाहिए साथियों? नाम होना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण मतदाता सूची में नाम होना चाहिए साथियों। किसका? जिसको आपको चुनाव लड़ना है उसका। ठीक है, उस जिले की। किस जिले की? जिस जिले की जिला परिषद के आप क्या बनना चाह रहे हो? मेंबर। ठीक है, बाकी योग्यता सेम है सारी। न्यूनतम आयु वही है, आपको पता ही है, 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितने वर्ष? 21 वर्ष। घर में शौचालय, शौचालय होना चाहिए। हाँ, क्लियर? और चौथी योग्यता भी वही है, क्या?
27 नवंबर 1995 के बाद संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने दिया जाता है। यह योग्यता है। अब चुनाव कैसे होगा, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव तो होगा, जनता प्रत्यक्ष तरीके से करेगी और फिर जिला परिषद के सदस्य मिलकर अपने में से एक को जिला प्रमुख और एक को उप जिला प्रमुख बताएंगे। ठीक है, यह योग्यता याद रखना। तो चुनाव, योग्यता, शपथ, त्यागपत्र, वेतन सब कुछ हो गया। तो अब हम बात करते हैं साथियों कि जिला परिषद के सदस्यों को जिला प्रमुख को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, आपको पता ही है। हटाने का प्रोसेस वो का वो है, सेम है बस। ठीक है, बिल्कुल ही एक समान प्रोसेस है। क्या समान प्रोसेस है साथियों, बिल्कुल समान प्रोसेस। मतलब जिस प्रक्रिया से सरपंच को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से प्रधान को हटाया जाएगा, और जिस प्रक्रिया से प्रधान को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से जिला प्रमुख को हटाया जाएगा। तो सरपंच का प्रोसेस आएगा ना, वो सेम का सेम प्रोसेस है। तो अब अंतिम बात क्या बच गई साथियों, अंतिम बात यही बच गई कि वर्तमान में जिला परिषदें हैं कितनी, और जितनी जिले हैं उतनी ही जिला परिषदें हैं। तो अंतिम नोट लगाकर यहीं पर मैं लिख देता हूं आपके सामने कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी 33 जिला परिषद है। जितने जिले उतनी जिला परिषद। अब जिले 33 है तो जिला परिषदें भी कितनी है साथियों, 33 है। ठीक है, ये बातें आप किसकी ध्यान रखना साथियों, जिला परिषद की। तो ये होता है आपके पंचायती राज संस्थाओं का तीसरा स्तर कंप्लीट, कौन सा, जिला परिषद। आया समझ में जिला परिषद, तो फटाफट लिख दीजिएगा जिला परिषद के बारे में सारी बातें। हेडिंग लगाओ साथियों, जिला परिषद। जिला परिषद, जिला परिषद की नंबर 1 बात लिखिएगा। जिला परिषद के बारे में नंबर 1 बात लिखना दोस्तों, वो लिखना, जिला परिषद का गठन जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, व सीईओ से मिलकर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ से मिलकर होता है। तो इनसे मिलकर क्या बनती है साथियों, जिला परिषद बनती है। क्लियर। फिर लिखो नंबर दूसरी बात, वो लिखो, जिला परिषद में पदेन सदस्य। लिखना दोस्तों, जिला परिषद में पदेन सदस्य। अब पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। नंबर 1 लिख दो, प्रधान। लेकिन प्रधान लिखने के साथ ही एक ये बात समझना कि एक प्रधान नहीं होता है ना। उस जिले में जितनी भी पंचायत समितियां हैं उन सभी पंचायत समितियों के प्रधान उन सभी पंचायत समितियों के प्रधान। नंबर 2 लिखो, उस जिले में आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक। अब उस जिले में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सबके विधायक। और तीसरा लिख दो, सांसद। अब सांसद मैंने कहा लोकसभा वाला तो होता ही होता है, लेकिन राज्यसभा वाला भी हो सकता है। और राज्यसभा वाला कब होगा, जब उसका नाम उस जिले की ग्रामीण मतदाता सूची में होगा, तो उसका वो जिला परिषद का पदेन सदस्य बन सकता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे साथियों, पदेन सदस्य होंगे। अब ये पदेन सदस्य कर क्या सकते हैं, तो नोट लगा के लिख दीजिएगा, पदेन सदस्य बैठकों में भाग ले सकते हैं। ये पदेन सदस्य बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये पदेन सदस्य बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
मत का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों? फिर लिखिएगा, अगली बात लिखिएगा। अब गठन किस जनसंख्या पर होता है, कितनी जनसंख्या चाहिए, तो वो लिखना राजस्थान में, लिखना साथियों, राजस्थान में न्यूनतम 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर, राजस्थान में न्यूनतम 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। न्यूनतम 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। एक जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। आगे कंटिन्यू करके लिखना, इस जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड 17 होंगे। इस जनसंख्या पर न्यूनतम वार्ड होंगे 17, लिखो 17। और आगे कंटिन्यू करके लिखना साथियों, 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 1 लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। एक लाख की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड और जोड़े जा सकते हैं। जोड़े जा सकते हैं। क्लियर? 1 लाख जनसंख्या बढ़ी तो वार्ड और 2 जोड़े जा सकते हैं, यह ध्यान रखना। फिर लिखो आप जिला परिषद की बैठक साथियों, बैठक। अब बैठक कितनी होती है, तो लिख दो 2 माह में 1 बार। राजस्थान में 2 माह में 1 बार हो रही है, बाकी 73वें संशोधन ने कहा था न्यूनतम 3 माह में 1 बार तो करना ही है, लेकिन राजस्थान 2 माह में 1 बार कर रहा है। ठीक है, 2 माह में 1 बार। फिर लिखो जिला परिषद की गणपूर्ति या क्वारम। अब गणपूर्ति या क्वारम लिख दो साथियों 1/3, 1/3, 1/3। फिर लिखो जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है, मुखिया जिला प्रमुख। फिर लिखना दोस्तों, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कौन करते हैं, तो लिख दो जिला परिषद के सदस्य बहुमत के आधार पर करते हैं। जिला परिषद के सदस्य बहुमत के आधार पर करते हैं। ठीक है, फिर लिखो अब सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो वो भी लिख दीजिएगा। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तरीके से करती है। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। प्रत्यक्ष तरीके से। फिर लिखिएगा अगली बात, वो लिखो जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र, अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखो जिला प्रमुख को देते हैं। और आगे लिखना साथियों, और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। क्लियर? फिर लिखो आप जिला परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, जिला परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन।
अब सबसे पहले तो लिख दो योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो 243 एफ में, अनुच्छेद 243 एफ में योग्यताएं, अनुच्छेद 243 एफ में। अब योग्यताएं क्या क्या है लिखिएगा। नंबर एक योग्यता लिखो साथियों, उस जिले की ग्रामीण मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। योग्यता में नंबर 1 लिखना, उस जिले की ग्रामीण मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, नाम। ग्रामीण मतदाता सूची में होना चाहिए नाम साथियों। नंबर 2 लिखो, न्यूनतम आयु 21 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो। आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर लिखो, घर में शौचालय होना चाहिए। घर में क्या होना चाहिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा साथियों, 27 नवंबर 1995 के बाद संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। संख्या में तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह योग्यता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब अंतिम बात, हटाने की प्रक्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं। हटाने की प्रक्रिया वही है सरपंच के समान, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बार बार लाइनें लिखने से कोई मतलब नहीं। हटाने का वही प्रोसेस काम आएगा जो सरपंच के काम आएगा, और सरपंच के हटाने का प्रोसेस हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, एक एक बात को बहुत बारीकी से जान चुके हैं। तो अंतिम बात नोट लगा के लिख दो साथियों, वर्तमान में राजस्थान में 33 जिला परिषद है। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिला परिषद है, 33 जिला परिषद है। क्लियर दोस्तों, ये होता है आपका तीसरा स्तर कंप्लीट, कौन सा, जिला परिषद। तो साथियों, राजस्थान में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो रहा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को आप बारीकी से पढ़ चुके हो, तीनों ही स्तर पर हम कंप्लीट रूप से चर्चा कर चुके थे। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान में पंचायती राज शुरू किया था और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कुछ बातें, और फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान में 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो रहा है, और उन तीनों ही स्तर को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और वो थे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। कैसे गठन होता है, कैसे उन पदाधिकारियों का चुनाव होता है, उनकी योग्यता, शपथ, कार्यकाल, वेतन वगैरह, त्यागपत्र वगैरह, सारी बातें मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई। आशा करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो साथियों, ये ग्रामीण पंचायती राज तो आपका कंप्लीट हो जाता है, राजस्थान में पंचायती राज भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन साथियों देखिएगा, आपको पता है कि ग्रामीण पंचायती राज के साथ साथ नगरीय स्वशासन की भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने 73वें संशोधन की सारी सिफारिशें पढ़ ली। 73वें संशोधन की एक एक सिफारिश को पढ़ने के बाद आपने राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का गठन कैसे हो रहा है वो पढ़ लिया। लेकिन अब 73वें के साथ आपको पता है 74वां संविधान संशोधन भी हुआ, और 74वें संशोधन के द्वारा भी नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। तो अब हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे ना, वो 74वें संशोधन की सिफारिशें पढ़ेंगे साथियों, कि 74वें अमेंडमेंट के द्वारा नगरीय स्वशासन के बारे में क्या विशेष प्रावधान किए। तो तैयार रहना नगरीय स्वशासन के बारे में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।